नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में द्वितीय भाव से नेत्र संबंधी बातों का विचार कैसे करते हैं, इससे संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम आज करेंगे। जिस जातक की कुंडली में द्वितीय, षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि बैठे हों तो इनमें से बलि ग्रह के दोष से जातक में अनेत्रता आती है। क्या कहा जा रहा है? कुंडली में द्वितीय भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में, इन चारों भावों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि, ये चारों ग्रह बैठे हों। ये कोई आवश्यक नहीं है कि इन चारों भावों में ग्रह बैठे ही हों। इन चारों में से कुछ भावों में 2 ग्रह, 3 ग्रह या चारों ग्रह किसी एक भाव में भी बैठ सकते हैं। द्वितीय, षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि, ये चारों इनमें से बैठे हों, चारों भाव में बैठे हों या चारों में से किसी एक में बैठे हों, 2 में बैठे हों या 3 में बैठे हों। तो इनमें से जो बलि ग्रह होता है, बलवान है, उसके दोष से हम जानते हैं कि त्रिदोष कारक होते हैं ग्रह, कफ, पित्त और वात का दोष प्रदान करते हैं। तो जो बलवान ग्रह होता है उससे संबंधित जो दोष होता है, उस ग्रह के दोष से जातक में अनेत्रता आती है, अर्थात नेत्रहीनता आती है। अगला सूत्र है, यदि तृतीय, नवम तथा एकादश स्थान में पापक ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट न हों तो जातक में बहरापन या कर्ण रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरे, नवम और एकादश भाव में पापक ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर नहीं पड़ रही हो तो जातक में बहरापन या कर्ण रोग होता है। तीनों भावों में ग्रहों का होना आवश्यक है, पापक ग्रहों का। तथा सप्तम भाव में स्थित पापग्रह, मान लीजिए सप्तम भाव में कोई पापग्रह बैठा हो और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो वो जातक के दांतों में विकृति पैदा करते हैं। विकृति किस प्रकार की? या दंत विकार हो सकता है या उबड़ खाबड़ भद्दे दांत जातक के हो सकते हैं। सप्तम भाव में पापग्रह स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं हो तो जातक के दांतों में विकृति पैदा होती है। यदि चंद्र ग्रहण के समय का जन्म हो जातक का और लग्न में चंद्रमा बैठा हो, जब चंद्र ग्रहण के समय का जन्म होगा तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा राहु से ग्रस्त होगा। तो लग्न में राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तथा त्रिकोण में 2 पापक ग्रह मंगल और शनि बैठे हों। त्रिकोण में मंगल और शनि दोनों में से किसी भी भाव में, पंचम और नवम में किसी में शनि किसी में मंगल बैठ सकते हैं, लेकिन दोनों में बैठना दोनों का जरूरी है। तो वैसा जातक पिशाचाविष्ट होता है, पिशाच के आवेश से ग्रसित होता है। अगला सूत्र है कि यदि सूर्य ग्रहण के समय का जन्म हो तथा लग्न में सूर्य बैठा हो, अर्थात सूर्य ग्रहण के समय का जन्म हो और लग्न में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों तथा त्रिकोण में मंगल और शनि दोनों ग्रह बैठे हों तो वैसा जातक नेत्रहीन होता है, अर्थात अंधा होता है। यदि सूर्य और चंद्रमा कुंडली के छठे और 12वें भाव में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, सूर्य और चंद्रमा दोनों में से कोई एक छठा में बैठा हो और दूसरा 12वें भाव में बैठा हो, आमने सामने एक दूसरे से सप्तमस्थ हों तो वैसा जातक एक नयन होता है। एक नयन अर्थात काना होता है और उसकी स्त्री भी कानी होती है। यदि सूर्य और शुक्र एक साथ पंचम में, सप्तम में या नवम में स्थित हो तो जातक की स्त्री रोगिणी या एकांगहीन होती है। सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ या तो पंचम भाव में बैठे हों या सप्तम भाव में या नवम भाव में, 3 में से कहीं भी बैठे हों तो वैसे जातक की स्त्री विकल होती है, अर्थात तो रोगिणी होती है या एकांगहीन होती है, एक अंग उसका हीन होता है। अगला सूत्र है कि बृहत जातक में कहा गया है कि यदि लग्न में सूर्य हो
तो जातक विकल नयन होता है। विकल नयन मतलब नेत्र में विकार होता है लग्न में सूर्य के होने से। अब कहा जा रहा है कि यदि मेष राशि का सूर्य लग्न में हो तो जातक तिमिर नयन होता है अर्थात चक्षु रोगी होता है। सिंह राशि का सूर्य यदि लग्न में बैठा हो तो जातक निशांत होता है अर्थात उसको रतौंधी होती है। कर्क राशि का सूर्य यदि लग्न में बैठा हो तो जातक बुधबुधाक्ष होता है। बुधबुधाक्ष मतलब उसको पुष्पिताक्ष भी बोलते हैं। वैसा व्यक्ति जिसकी आंख पूरी नहीं खुलती है, अधमुंदा आंख जिनके होते हैं, उसको हम बुधबुधाक्ष कहते हैं। तो कर्क राशि में स्थित सूर्य यदि लग्न में हो तो जातक बुधबुधाक्ष होता है। तो नेत्र विकार संबंधी या नेत्र के रोग संबंधी जब बातों का हम विचार करते हैं तो इन सब बातों का भी विचार हमको करना चाहिए। अगले वीडियो से हम द्वितीय भाव से जातक के मुख संबंधी बातों का विचार करेंगे, उससे संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।